जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों को करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन फंसने वाले हैं 2026 में जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। अब आप लोगों को फाइनल टच देना है, एक टेस्ट की तरह वीडियोज़ देखनी है कि कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं, और हमें लास्ट में कॉमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि हाँ भैया मेरे इतने सवाल जो है वो सही हो गए हैं। ठीक है मेरे बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बिल्कुल दिल थाम कर बैठिए, बहुत अच्छे अच्छे सवाल होंगे आपके एग्ज़ाम से और एकदम बिल्कुल टच करेंगे ये सब सवाल। जैसे ही आप एग्ज़ाम देने जाओगे बच्चों, तो आपको वहाँ पर सबसे पहले जो है एक पैसेज टाइप का मिलेगा। इस पैसेज को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ना है, आराम से पढ़ना है। काफ़ी समय मिलता है पढ़ने के लिए, ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा कम समय मिलता है, बहुत समय रहता है। आराम से पढ़िएगा इसको, पढ़ने के बाद उसके बाद जो भी प्रश्न पूछा जाएगा उसका दिल थाम कर आंसर कीजिएगा, बिल्कुल आप लोगों का गलत नहीं होगा। जैसे कि सवाल में बोला गया है कि इंटरनेट का सबसे बड़ा लाभ क्या है। तो इंटरनेट का जो सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि ये पूरी दुनिया को क्या कर देता है बच्चों, जोड़ देता है। इंटरनेट का एक सबसे बड़ा लाभ क्या है, ये पूरी दुनिया को क्या करता है, जोड़ देता है। दूसरा सवाल देखिए, कह रहा है कि गद्यांश के अनुसार इंटरनेट के कारण कौन सी समस्याएं जो है वो उत्पन्न हो गई है। तो इंटरनेट के कारण साइबर अपराध बढ़ा है और धोखाधड़ी होने लगा है। आप लोग देखोगे इंटरनेट के कारण बहुत सारे धोखाधड़ी हो रहे हैं, साइबर अपराध बढ़ चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इसमें कह रहा है कि इंटरनेट को किसके रूप में वर्णित किया गया है। तो इंटरनेट को ज्ञान का भंडार के रूप में क्या किया गया है, वर्णित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इसमें कहा गया है कि गद्यांश में इंटरनेट के उपयोग को किस शर्त पर लाभदायक बताया गया है। ये लाभदायक तब होगा जब आप जो है अगर इसका उपयोग समझदारी और सावधानी से करेंगे तो जो है ये बहुत लाभदायक होगा। इसके बाद फिर देखोगे आपको फिर से एक गद्यांश आपको दिया गया, पद्यांश दिया गया है, इसको पढ़िएगा। पढ़ने के बाद आपसे जो इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछेगा जिसका आंसर आपको करना होगा। जैसे बोला है कि पद्यांश में भारत की पहचान को किससे जोड़ा गया है। तो भारत की पहचान को जोड़ा गया है भिन्नता में एकता से। पद्यांश के अनुसार एकता का दीप किससे जलता है। तो पद्यांश के अनुसार एकता का दीप जो जलता है आपसी मेलजोल और भाईचारा से जलता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 में। कहा गया कि पद्यांश में किन झगड़ों से दूरी बनाने की बात की गई है। तो कौन से झगड़ों से, जाति और धर्म के झगड़ों से दूरी बनाने की बात कही गई है। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि नई मिसाल बनाए पंक्ति से क्या प्रेरणा मिलती है। तो नई मिसाल बनाए पंक्ति से प्रेरणा मिलती है, प्रगति और एकता के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि रेडियो को किस प्रकार का जनसंचार का माध्यम माना जाता है। तो ये माना जाता है श्रव्य का माध्यम। रेडियो में हम लोग सिर्फ सुनते हैं ना, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, श्रव्य का माध्यम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटिंग मीडिया का उदाहरण है। यहाँ पर कौन प्रिंटिंग मीडिया का उदाहरण है जो प्रिंट करता है। तो वो हो जाएगा आपका समाचार पत्र, क्योंकि समाचार पत्र में क्या होता है, प्रिंट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कि जनसंचार में फीडबैक का क्या महत्व है। तो जनसंचार में जो फीडबैक होता है उसका महत्व है, संदेश को समझने में मदद करता है, संदेश के प्रभाव का आकलन करता है, दर्शकों की राय प्राप्त करता है। तो उपरोक्त में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 में। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा जनसंचार का आधुनिक माध्यम है। यहाँ पर जनसंचार का आधुनिक माध्यम कौन है आपको बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका इंटरनेट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते कहा गया निम्नलिखित में से कौन जनसंचार का आधुनिक माध्यम है। तो आधुनिक माध्यम में आपका आ जाएगा इंटरनेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका कि जनसंचार समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जनसंचार का जो समाज पर प्रभाव पड़ेगा, लोगों को सूचना प्रदान करता है, सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरूक करता है और लोगों की राय और विचारधारा को प्रभावित करता है। तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पत्रकारिता का नैतिक सिद्धांत है। तो पत्रकारिता का नैतिक सिद्धांत होता है सत्य और निष्पक्षता का पालन करना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। इसमें कहा गया है पत्रकारिता में पेज 3 से आपका क्या तात्पर्य है। पत्रकारिता में पेज 3 का मनोरंजन और जीवन शैली की खबरें इसमें होती है। पेज 3 में क्या होता है, मनोरंजन और जीवन शैली की खबरें होती है। खोज पत्रकारिता का मुख्य कार्य क्या होता है। तो खोजी पत्रकारिता का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है गुप्त और महत्वपूर्ण जानकारियों को उजागर करना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 में। कहा गया कि टीवी और रेडियो पत्रकारिता को किस श्रेणी में रखा जाता है। तो टीवी और रेडियो पत्रकारिता को कौन सी श्रेणी में रखते हैं आपको ये बताना है। तो ये सब जो जितने भी श्रेणियाँ होते हैं ये होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, ये सब आता है। किस में आता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 में। देखिए कहा गया है कि दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला पहला धारावाहिक कौन है। तो ये है आपका हम लोग जो है पहला धारावाहिक है जो दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ था। अब आइए यहाँ पर कुछ जो है आप लोगों को कहानी का पैसेज दिया गया है, इसको पढ़ना है ध्यान से और इससे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर भी आपको देना होगा।
जैसे कि क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा था। तो हामिद ने चिमटा खरीदा था दादी के हाथ जलने से बचाने के लिए। हामिद के अनुसार खिलौने खरीदते समय क्या समस्या थी। तो वहाँ पे जो समस्या थी वो थी आपका खिलौने से कोई काम नहीं बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 में कहा गया कि गद्यांश के अनुसार चिमटा का कौन सा उपयोग हामिद ने बताया। तो चिमटा का उपयोग जो हामिद ने बताया था वो बताया आपका कि रोटियां तवे से उतारने में मदद करेगा, चूल्हे को साफ़ करने में सहायता करेगा, और उसके बाद है आग मांगने वाले को आग देने में सहयोग होगा, यानी उपयोगी होगा। तो यानी कि उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते कह रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश के रचयिता आपका कौन है। तो इसके जो रचयिता हैं वो हैं आपका प्रेमचंद। ठीक है, नेक्स्ट अगले सवाल पे आते हैं कि दोपहर का भोजन कहानी मूलतः किस वर्ग के प्रतिनिधित्व करता है। तो ये जो प्रतिनिधित्व करता है निम्न मध्य वर्गों का प्रतिनिधित्व करता है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, कह रहा है कि टॉर्च बेचने वाले के माध्यम से परसाई जी ने किस आधार पर व्यंग्य किया है। तो ये जो व्यंग्य किया है ये आस्थाओं के बाजारीकरण पे व्यंग्य किया है। अच्छा, चमेली के बेटे का नाम क्या था ये आपको बतानी है। तो चमेली के बेटे का नाम कैसा था, बसंता था। क्या था, बसंता था। काला शुक्रवार पुस्तक की रचना जो है वो किसने की है आपको ये बतानी है। तो इस पुस्तक की रचना की है सुधा अरोड़ा ने। नेक्स्ट है खानाबदोश कहानी का लेखक कौन है। तो खानाबदोश कहानी का जो लेखक है वो है आपका ओम प्रकाश वाल्मीकि। कौन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। क्वेश्चन नंबर आते हैं 28 में कहा गया कि भारत माता के मस्तक किसे कहा गया है। तो भारत माता का मस्तक कहा गया है हिमालय को। किसको कहा गया है, हिमालय को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 29 में कहा गया मकबूल ने ऑयल कलर की ट्यूब खरीदने के लिए अपनी कौन सी किताबें बेच दी थी। तो मकबूल ने जो किताबें बेची थी वो थी इतिहास और भूगोल की किताबें बेची थी। ठीक है, नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया कि आवारा मसीहा का लेखक कौन है। तो आवारा मसीहा का लेखक है विष्णु प्रभाकर। कौन है, विष्णु प्रभाकर है। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया पतंगबाजी में शरद का मित्र था कौन। तो पतंगबाजी में जो शरद का मित्र था वो था आपका राजू। कौन था, राजू था। फिर से देखिए यहाँ पर गया है पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों का सही विकल्प का चयन करना है। तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद अपने प्रश्नों का उत्तर देना है। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया कि कवि ने इस पद्यांश में किसकी आलोचना की है। तो कवि ने जो आलोचना की है वो की है धार्मिक भेदभाव और पाखंड की आलोचना की है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 33 में कहा गया कि हिंदू अपनी बड़ाई करते हैं परंतु किसके पैरों तले सोते हैं। तो वैश्य के पैरों तले क्या करते हैं, सोते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे हिंदुवाई देखी तुर्कन की तुर्काई में पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इस पंक्ति में जो अलंकार है वो है अनुप्रास अलंकार है, आपको बतानी है। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल में कह रहा है कि कवि कबीर के इस पद्यांश में क्या संदेश है। तो इस पद्यांश में जो संदेश है समाज में सच्चाई का पालन किया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल में क्वेश्चन नंबर 36 में सूरदास के गुरु का क्या नाम था। तो सूरदास के जो गुरु थे उनका नाम था वल्लभाचार्य। क्या था, वल्लभाचार्य नाम था। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए कहा गया है कि हंसी की चोट कविता में किस भाषा का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे जो भाषा का प्रयोग किया गया है ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल में कहा गया है सुमित्रा नंदन पंत किस काव्यधारा के कवि हैं। यहाँ पे जो काव्यधारा है वो हो जाएगा छायावादी काव्यधारा के क्या हैं, कवि हैं। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो ये जो पुरस्कार प्राप्त हुआ यामा के लिए दिया गया था। मगध में कौन हस्तक्षेप करता है। तो मगध में जो हस्तक्षेप करता है वो मुर्दा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सबसे ज़रूरी बात है चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को ऑन रखिएगा। और एक बात कि आप हमारे दिए गए नंबर पे एक मैसेज करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में।